हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कंपनी लॉ में अभी तक अपन ने लास्ट क्लासेस में सेक्शन 164, 165, 166 ये तीन सेक्शन कंप्लीट किए थे। और उससे पहले फर्स्ट क्लास में अपन ने 149 एक बेसिक इंपॉर्टेंट सेक्शन के पार्ट कंप्लीट किया था। अभी ये सेक्शन इनकम्प्लीट है। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो लॉ है, डेफिनेशन है, वो अभी पेंडिंग है। तो एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। 149 मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम डायरेक्टर 2, पब्लिक कंपनी 3 और 1 पर्सन कंपनी मिनिमम 1 डायरेक्टर। और किसी भी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, लेकिन अगर 15 से अधिक अपॉइंट करने तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बट नॉट रिक्वायर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। नेक्स्ट, रेसिडेंट डायरेक्टर, हर कंपनी में एक डायरेक्टर होना चाहिए, वो स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डे ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। बट अगर कंपनी करेंट ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई है तो 182 डे की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोपोर्शनेटली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड इज द वुमेन डायरेक्टर, हर लिस्टेड कंपनी में और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़ है, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है। और अगर उसकी कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो बोर्ड फिलअप करेगी नया वुमेन डायरेक्टर विद इन 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर डेट इज लेटर। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एवरी लिस्टेड पब्लिक, याद रखिएगा, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ और बोरोइंग एक्सीडिंग 50 करोड़ फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर और डिपॉजिट, इन सच केस सच कंपनी सेल रिक्वायर टू अपॉइंट लिस्टेड कंपनी के लिए 1/3 और अदर पब्लिक कंपनी मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। बट अगर अदर पब्लिक कंपनी 100% सब्सिडरी है या फिर जेवी कंपनी है या डोरमेंट कंपनी है, नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फर्दर, अगर किसी अदर लॉ में हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट दी गई है, फॉर एग्जांपल सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन में, देन इन सच केस सच हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेल रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी। एंड अगर कंपनी है के अदर सेक्शन में अगर रिक्वायरमेंट है हायर नंबर की, तो कंपनी को हायर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। और अगर एक बार ये सेक्शन अदर पब्लिक कंपनी पर अप्लाई हो गया तो 3 साल के लिए कंटिन्यूस अप्लीकेबल होगा। मतलब अगर 3 साल तक कंटिन्यूसली अगर कोई भी क्राइटेरिया, दैट मीन्स 10 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़ का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है, देन द फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई टू सच कंपनी। देयर आफ्टर 164 डिस्क्वालिफिकेशन। सब सेक्शन 1 में 9 डिस्क्वालिफिकेशन दी गई। पहला, फर्स्ट इज द इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज, अनसाउंड माइंड। सेकेंड, थर्ड, अप्लाई टू इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन पेंडिंग। फोर्थ, ऑफेंस इम्प्रीजमेंट 6 मंथ, डिस्क्वालीफाई 5 ईयर। लेकिन अगर उसको इम्प्रीजमेंट 7 ईयर या उससे अधिक हुई है, फॉर एवर। नेक्स्ट, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। नेक्स्ट इज द 188 में उसने ऑफेंस किया है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर में। नेक्स्ट इज द अगर उसके पास डीन नंबर नहीं है। नेक्स्ट इज द कि अगर कॉल इन एरियर उसकी अनपेड है और 6 मंथ हो गए तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। और लास्ट इज द 165 का अगर उसने कॉन्ट्रावेंशन किया तो वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। एंड सब सेक्शन 2 में स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन दी गई कि अगर एनुअल अकाउंट कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट, एनुअल रिटर्न फॉर 3 कंटिन्यूअस ईयर, या कंपनी डिफॉल्ट कर रही है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिवेंचर और देयर इंटरेस्ट देयर ऑन, और वो सच डिफॉल्ट इज कंटिन्यू फॉर 1 ईयर और मोर, देन ऑल द डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी डिस्क्वालीफाई फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। बट ये डिस्क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर पर अप्लाई नहीं होगी। एंड सेकेंड इज द एज पर आईसीआई सजेस्टेड आंसर सच डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लीकेबल टू द नॉमिनी डायरेक्टर आल्सो। फर्दर, प्राइवेट कंपनी कैन प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन इन द आर्टिकल। प्राइवेट कंपनी इन सभी ग्राउंड के अलावा कोई एडिशनल ग्राउंड भी आर्टिकल में मेंशन कर सकती, लेकिन केवल प्राइवेट कंपनी को ये प्रिविलेज दिया गया है। देयर आफ्टर 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनियों की में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, एक्सक्लूडिंग सेक्शन 8 कंपनी एंड एक्सक्लूडिंग डोरमेंट कंपनी, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे 20 की कैलकुलेशन में। फर्दर, एक पर्सन मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। एंड अगर आप ऐसी प्राइवेट कंपनियों के डायरेक्टर हैं जो या तो होल्डिंग या सब्सिडरी है पब्लिक की, तो इस सेक्शन के लिए उसे पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे, पब्लिक कंपनी मानेंगे।
एंड शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की लिमिट उस डायरेक्टर पर इम्पोज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज द कि पेनल्टी, अगर डायरेक्टर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करता है 25,000 पर डे की पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी उस डायरेक्टर पर। दैट्स ए सेक्शन 165। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज द 166 ड्यूटी। एक जर्नल ड्यूटी दी गई है कि डायरेक्टर को गुड फेथ में एक्ट करना है, रीजनेबल ड्यू केयर एंड स्किल का यूज करना है, प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, नॉट क्रिएट ए सिचुएशन विच क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो अनड्यू गेन, कोई भी अनड्यू गेन एडवांटेज नहीं लेना है। एंड वो अपनी ऑफिस को असाइनमेंट नहीं कर सकता, अगर उसने किया तो वो वॉइड माना जाएगा। ऑफ असाइनमेंट मतलब अपनी ऑफिस को ट्रांसफर करना। और अगर एक डायरेक्टर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो मिनिमम 1 लाख से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तक की पनिशमेंट अट्रैक्ट हो सकती है उस डायरेक्टर पर। दैट्स इज सेक्शन 166। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्स वाज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम बाय द आर्टिकल। आर्टिकल में लिखा था कि एक्स जब तक जिंदा रहेगा वो कंपनी का डायरेक्टर रहेगा ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून 2014। द आर्टिकल आल्सो इम्पावर एक्स टू अपॉइंट ए सक्सेसर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक्स को पावर है कि वो अपना सक्सेसर अपॉइंट करके जा सकता है। सक्सेसर मतलब उसकी डेथ होने के बाद कंपनी का कौन डायरेक्टर बनेगा, वो एक्स को पावर दिया गया है कि एक्स अपना सक्सेसर अपॉइंट कर सकता है ना, डेथ होने के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ, जब तक वो जिंदा है तब तक तो वही डायरेक्टर रहेगा, लेकिन डायरेक्टर की उसकी डेथ होने के बाद उसको पावर रहेगा कि वो पहले से ही अपना सक्सेसर अपॉइंट कर सकता है। एक्स अपॉइंटेड बाय विल, और एक्स ने विल के थ्रू एक विल बनाई और उसमें जी को बोला कि मेरी डेथ होने के बाद वो डायरेक्टर रहेगा। कैन जी सक्सीड एज आफ्टर द डेथ ऑफ, क्या जी डायरेक्टर बन जाएगा क्या आफ्टर द डेथ ऑफ? तो इसको असाइनमेंट नहीं मानेंगे। और असाइनमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइफ, अगर आप अभी जिंदा हो और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑफिस, अगर आप अपनी ऑफिस को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे असाइनमेंट माना जाए। ये तो वो अपनी डेथ होने के बाद, एक्स की डेथ होने के बाद जी डायरेक्टर बनेगा। इट डज नॉट अमाउंट टू असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, इसे असाइनमेंट नहीं माना जाएगा। इट अमाउंट टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस, इसे क्या माना जाएगा, अपॉइंटमेंट। क्योंकि आर्टिकल में पावर दिया गया है मिस्टर एक्स को कि वो अपना सक्सेसर अपॉइंट कर सकता है, देयरफॉर ये अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगी, जी डायरेक्टर बन सकता है आफ्टर डेथ ऑफ द एक्स। और इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ था, देखिए आंसर एक बार देखते हैं। नो डायरेक्टर सेल असाइन हिज ऑफिस टू एनी अदर पर्सन, अगर वो करता है तो उसका असाइनमेंट वाइड माना जाएगा। सेक्शन 166। इन द गिवन केस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी इम्पावर इट्स डायरेक्टर टू अपॉइंट ए सक्सेसर। द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय हिज विल Mr. G to succeed him as a director after his death. The court observed that a director is prohibited from assigning his office. The word his used in section 166 indicate that prohibition apply only when office held by director is assigned to any other person. Where a director die, the office held by him become vacant, and therefore such office cannot be assigned to any other person. Therefore appointment of a new person in such office does not amount to assignment विधि। उसे जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट माना जाएगा, इसे असाइनमेंट नहीं माना जाएगा। और इंपॉर्टेंट केस लॉ को अंडरलाइन करेगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ओरिएंटल मेटल प्रोसेसिंग लिमिटेड वर्सेस BK ठाकुर। ओरिएंटल मेटल प्रोसेसिंग लिमिटेड वर्सेस BK ठाकुर। तो यहां पर जी की अपॉइंटमेंट वैलिड है, इट डज नॉट अमाउंट टू ऑफिस। तो समझ में आया होगा असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। असाइनमेंट का मतलब अगर मैं जिंदा हूं और उसी समय मैं अपनी ऑफिस को ट्रांसफर कर रहा हूं कि भाई अब मैं नहीं रहूंगा ऑफिस में, अब आप मेरे बदले में डायरेक्टर बनोगे, तो इसे असाइनमेंट बोला जाएगा। और अपॉइंटमेंट यहां पर इसलिए अपॉइंटमेंट माना जाएगा क्योंकि डेथ होने के बाद जी कंपनी की ऑफिस होल्ड करेगा एक्स के बदले में। तो इट डज नॉट अमाउंट टू असाइनमेंट, इट अमाउंट टू द अपॉइंटमेंट, देयरफॉर इट इज वैलिड।
नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर की ऑफिस वेकेट हो जाएगी। कुछ ग्राउंड दिए गए हैं कि कुछ ग्राउंड के बेसिस पर डायरेक्टर को अपनी ऑफिस कंपनी से वेकेट करनी पड़ेगी। द फर्स्ट ग्राउंड इफ ही इंकर्ड एनी ऑफ डिसक्वालिफिकेशन रेफर टू इन सेक्शन 166(4)। अगर 164 में वो डिसक्वालीफाई हो गया है तो उसको कंपनी से ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। लाइक वो इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो उसको अपनी ऑफिस हर कंपनी से वेकेट करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड, लेकिन एक प्रोविजो दिया गया, इफ ही इंकर डिसक्वालिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 2, मतलब एनुअल कंपनी डिफॉल्ट की है, एनुअल अकाउंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है। तो अपन पढ़े थे सभी डायरेक्टर 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकते। तो अगर वो 164 सब सेक्शन 2 में डिसक्वालीफाई हुआ है तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सेल बिकम वेकेट इन ऑल कंपनी, मतलब जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनियों में वो डायरेक्टर था ना, उन सभी कंपनियों में उसकी ऑफिस वेकेट हो जाएगी। अदर देन द कंपनी विच इज डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्टिंग कंपनी को छोड़ के। और मैंने इसके पीछे लॉजिक भी बताया था आपको कि क्योंकि भाई डायरेक्टर की वजह से कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है, तो अब उस डिफॉल्ट को सही करने में इनकी जरूरत रहेगी, क्योंकि इन्हीं को पूरा नॉलेज है। पुराने जो डायरेक्टर है ना, वो जो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, क्योंकि उनको कंपनी के बारे में, अफेयर के बारे में पूरा नॉलेज है। तो एक नया डायरेक्टर अकेला उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। देयरफॉर जो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर है वो डिफॉल्टिंग कंपनी में कंटिन्यू रहेंगे, बाकी जितनी भी अदर कंपनी है उसमें ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा कि जो 164 सब सेक्शन 2 में अगर वो डिसक्वालीफाई होता है तो जितनी भी अदर कंपनियों में वो ऑलरेडी डायरेक्टर है उसमें वेकेट करनी पड़ेगी ऑफिस, एक्सेप्ट, लेकिन डिफॉल्टिंग कंपनी में उसकी ऑफिस क्या रहेगी, कंटिन्यू। तो सपोज एक्स अगर डायरेक्टर है 3 कंपनियों में, एक्स लिमिटेड में, वाई लिमिटेड में और जेड लिमिटेड में, 3 कंपनियों में वो डायरेक्टर है। अब एक्स लिमिटेड डिफॉल्टिंग कंपनी हो गई है, उसने डिफॉल्ट किया है, 3 साल हो गए, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया आरओसी को। तो इस केस में एक्स को वाई और जेड लिमिटेड से तुरंत ऑफिस क्या करनी पड़ेगी, वेकेट करनी पड़ेगी। बट एक्स लिमिटेड में उसकी ऑफिस क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। एक्स लिमिटेड में उसकी ऑफिस क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। दैट्स ए सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए। वेकेशन का फर्स्ट ग्राउंड याद रखिएगा, अगर 164 में डिसक्वालीफाई हुआ तो उसे ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ही अब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल मीटिंग, ही अब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब वो ना बोर्ड मीटिंग से अब्सेंट था। कौन सी बोर्ड मीटिंग, हेल्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब पिछले 12 महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई थी ना, एक भी बोर्ड मीटिंग में वो प्रेजेंस में नहीं था। विथ और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस, चाहे उसने लीव ली हो या ना ली हो। तो सेकेंड डिस्क्वालिफिकेशन है कि अगर एक डायरेक्टर लास्ट 12 मंथ में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई थी ना उसमें वो एब्सेंट था, एक भी मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था, वेदर लीव हैज बीन ऑब्टेन और नॉट, चाहे उसको बोर्ड ने परमिशन दे भी दी हो, फिर भी अगर वो लास्ट 12 मंथ में अगर सपोज 5 मीटिंग हुई थी, 6 मीटिंग हुई थी, सभी मीटिंग में एब्सेंट था ना, तो उसको तुरंत इमीडिएट ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। थर्ड ग्राउंड है, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 184। 184 क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस, सपोज एक पार्टनरशिप फर्म के साथ कर रही है और उस फर्म में कंपनी का जो डायरेक्टर है, लाइक एक्स डायरेक्टर है, वो इस फर्म में पार्टनर है। इसका मतलब अगर ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाता है, कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर देती कि हाँ इस फर्म के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट किसको मिलेगा, इनडायरेक्टली एक्स को भी मिलेगा, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट होगा, और अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ तो एक्स को प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक्स इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर रही है उसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। तो इसके बारे में एक सेक्शन है 184 जिसमें ये रिक्वायरमेंट दी गई है कि अगर कंपनी कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है उसका उस बिजनेस में,
तो उसकी ड्यूटी है कि उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जिस बोर्ड मीटिंग में वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होगा ना, उस बोर्ड मीटिंग में उसको अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप जिस फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें मैं पार्टनर हूं, ये आपको बताना पड़ेगा। और प्लस आप उस बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप वोट नहीं दे सकते, आपको कोरम के लिए काउंट नहीं किया जाएगा एज ए डायरेक्टर के रूप, क्योंकि आप तो हमेशा यही चाहोगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया तो आप ही को फायदा मिलेगा। इसीलिए सेक्शन 184 में ये रिक्वायरमेंट दी गई। अगर डायरेक्टर कॉन्ट्रावेंशन करता है 184 का, इसका मतलब वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता है, या फिर वो वोट दे देता है। जब बिजनेस डिस्कस होता है ना, तो उस बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करता है, वोट भी दे देता है, तो यानी कि उसने कॉन्ट्रावेंशन किया 184 का, तो इस केस में उसे उस कंपनी से तुरंत ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। तो थर्ड ग्राउंड यही है कि इफ ही एक्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। तो कॉन्ट्रावेंशन अगर 184 का हुआ जिसमें उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, तो इस केस में उसकी ऑफिस वेकेट हो जाएगी। नेक्स्ट ग्राउंड, इफ ही फेल टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन सेम, सिमिलर ग्राउंड है फोर्थ नंबर और थर्ड नंबर। अगर वो अपना इंटरेस्ट, तो ये भी वैसे कॉन्ट्रावेंशन में कवर है, अगर वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उसकी ड्यूटी थी कि उसको बोर्ड के सामने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना था, वो नहीं करता है, तो इस केस में उसको अपनी ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द, अगर कोर्ट ने उसे ऑर्डर दे दिया कि भैया तुम डिस्क्वालीफाई हो, तुम किसी कंपनी, लाइक उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया था, लाइक उसने इनकम टैक्स में बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कि भैया तुम किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बनोगे, तो अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया है। नेक्स्ट एफ नंबर ग्राउंड, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राउंड, समझने लायक है। ये वैसे ग्राउंड ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन 164 में था, लेकिन ये अलग से यहां पर दिया गया है। इफ ही कॉन्विक्टेड बाय ए कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब कंपनी एक्ट में अगर उसने कोई ऑफेंस किया और कोर्ट ने उसे डिक्लेयर कर दिया, कॉन्विक्ट कर दिया है, और उसको इंप्रीजमेंट हुई है नॉट लेस देन 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ की इंप्रीजमेंट हुई है, तो ये तो ऑलरेडी 164 में कवर था, लेकिन फिर से यहां पर दिया गया। क्यों दिया गया, उसके पीछे रीजन नीचे दिया गया है, जो बोर्ड लेटर में आपको दिख रहा है कि ई नंबर ग्राउंड में और एफ नंबर ग्राउंड, ई नंबर क्या था, कोर्ट ने ऑर्डर पास करके उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, और एफ नंबर ग्राउंड क्या था कि अगर उसने ऑफेंस किया है, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और उसको इंप्रीजमेंट दे दी है 6 मंथ की, तो दोनों ही कोर्ट के ऑर्डर वाले ग्राउंड है, दोनों ही कौन से ग्राउंड है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया ई और एफ में, तो दोनों केस में ना वेकेशन तुरंत अट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब मैंने सपोज मैं आज एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर हूं, कोर्ट में मेरा कोई केस चल रहा था, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि तुम डिस्क्वालीफाई हो, तो मैं किसी नई कंपनी में तो डायरेक्टर अब नहीं बन पाऊंगा क्योंकि कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनियों में मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हूं ना, उसमें मेरी तुरंत ऑफिस वेकेट नहीं होगी, तुरंत इमीडिएट जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया तुरंत इफेक्ट, तुरंत मेरी ऑफिस वेकेट नहीं होगी। इसमें लॉ दिया गया कि मेरी ऑफिस वेकेट होगी 30 दिन के बाद, जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया ना उसके 30 दिन के बाद होगी। ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उसके 30 दिन के बाद मुझे जितनी भी कंपनियों में मैं डायरेक्टर हूं ऑलरेडी, मेरे को ऑफिस वेकेट कब करनी पड़ेगी, 30 दिन के बाद। लेकिन बट अगर मैंने 30 दिन के अंदर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर दी, क्योंकि मैं कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा है कोर्ट का ऑर्डर गलत है, तो मैंने हायर कोर्ट में अपील फाइल कर दी है, जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया ना उसके अगेंस्ट में मैंने अपील फाइल कर दी है, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो अब मेरी वेकेशन कब अट्रैक्ट होगा, जिस दिन अपील का ऑर्डर आएगा उसके 7 दिन के बाद। ध्यान से सुनिएगा,
जिस दिन अपील का ऑर्डर आएगा ना, उसके 7 दिन के बाद, मतलब अपीलेट अथॉरिटी ने भी कंफर्म कर दिया कि आपने गलत काम किया है, आपकी ऑफिस वेकेट होनी चाहिए, तो उसने भी कंफर्म कर दिया उसके 7 दिन के बाद। लेकिन अगर उसने बोला नहीं भैया लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है, आप तो एकदम सही पर्सन हो, ईमानदार हो, तो फिर तो मैं कंटिन्यू, क्योंकि मैं अब डिस्क्वालीफाई हुई नहीं। लेकिन अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी, जो फर्स्ट अपील मैंने फाइल की थी लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, उसका ऑर्डर भी मेरे को डिस्क्वालीफाई कर रहा है, तो जिस दिन लोअर अपील का ऑर्डर आया उसके 7 दिन के बाद मेरी वेकेशन अट्रैक होगी। लेकिन अगर मैंने फर्दर अपील फाइल कर दी 7 दिन के अंदर, तो फर्दर अपील के ऑर्डर आने के 7 दिन के बाद होगी। तो समझ रहे हैं? जैसे देखिएगा, जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया, कौन सा ऑर्डर, या तो कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भैया तुम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होगे, या फिर कोर्ट ने मैंने ऑफेंस किया था और कोर्ट ने मुझे मिनिमम 6 मंथ की इंप्रीजमेंट दी है। तो जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया ना, उसके डिस्क्वालिफिकेशन कितने दिन के बाद मेरे को ऑफिस वेकेट करनी है? 30 दिन के बाद वेकेट करनी है। लेकिन अगर मैंने 30 दिन के अंदर, इस पीरियड में अगर मैंने अपील फाइल कर दी अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गई, उसके पास अपील फाइल कर दी, तो जिस दिन अपील का ऑर्डर आएगा, जिस दिन अपील का ऑर्डर आएगा उसके 7 दिन के बाद मेरे पर वेकेशन मुझे वेकेट करना पड़े, अगर वो ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में आया तो। लेकिन अगर मैंने 7 दिन के अंदर सेकेंड अपील फाइल कर दी, फर्स्ट अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में मैंने फर्दर अपील, जिसको क्या बोलेंगे सेकेंड अपील या फर्दर अपील फाइल कर दी, तो जिस दिन फर्दर अपील का ऑर्डर आएगा उसके बाद वेकेशन अट्रैक होगा। जिस दिन फर्दर अपील का ऑर्डर आएगा उसके बाद फिर मेरे, तो देखते हैं ई और एफ नंबर में जो वेकेशन है वो तुरंत अट्रैक नहीं होगा फॉर 30 डेज। जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उसके 30 दिन के बाद अट्रैक होगा। लेकिन वेयर एन अपील और पिटीशन इज प्रीफर विद इन 30 डेज अफोरसेड। लेकिन अगर मैंने 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर दी है, जो ऑर्डर आया था कोर्ट का, तो फिर होगा 7 डेज के बाद। जिस दिन फर्स्ट अपील का ऑर्डर आएगा ना, उसके 7 दिन के बाद मेरी वेकेशन अट्रैक होगी। लेकिन अगर मैंने फर्दर अपील फाइल कर दी, मतलब सेकेंड अपील, फर्स्ट अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में फर्दर अपील मतलब सेकेंड अपील, तो कितने दिन के अंदर फाइल कर दी? 7 डेज के अंदर मैंने सेकेंड अपील फाइल कर दी। जिस दिन फर्स्ट अपील का ऑर्डर आया उसके 7 दिन के अंदर अगर मैंने फर्दर अपील फाइल कर दी है, तो फिर मेरी वेकेशन अट्रैक होगी जिस दिन फर्दर अपील डिस्पोज ऑफ होगी। मतलब जिस दिन फर्दर अपील का ऑर्डर आएगा उसके बाद मेरी वेकेशन क्या होगी? अट्रैक होगी। तो फाइनल कंक्लूजन याद रखिएगा, इन 2 ग्राउंड पर वेकेशन तुरंत अट्रैक्ट नहीं होगा। जो कोर्ट ने ऑर्डर पास करके डिस्क्वालीफाई कर दिया या फिर कोर्ट ने सेंटेंस दिया, इंप्रीजमेंट दी है 6 मंथ की, उसमें तुरंत मेरी ऑफिस वेकेट नहीं होगी, 30 दिन के बाद होगी। लेकिन अगर मैंने 30 दिन के अंदर फर्स्ट अपील फाइल कर दिया तो फर्स्ट अपील ऑर्डर आने के 7 दिन के बाद मेरी वेकेशन अट्रैक होगी। लेकिन अगर मैंने 7 दिन के अंदर फर्दर सेकेंड अपील फाइल कर दी है, तो जिस दिन सेकेंड अपील का ऑर्डर आएगा उसके बाद मेरी वेकेशन अट्रैक होगी। नेक्स्ट ग्राउंड जी नंबर, इफ ही रिमूव इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन, मतलब अगर उस डायरेक्टर को रिमूव कर दिया गया है कंपनी से। लाइक एक्स लिमिटेड में मैं डायरेक्टर था, एक्स इज द डायरेक्टर, शेयर होल्डर ने एक जर्नल मीटिंग बुलाई और 169 जो अभी अपना नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसमें उसे रिमूव कर दिया गया ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके। तो इस केस में तो शेयर होल्डर ने अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव कर दिया है तो उसकी ऑफिस क्या हो जाएगी? वेकेट हो जाएगी। 169 में अपन पढ़ेंगे। तो 169 में अगर रिमूव कर दिया गया है तो डायरेक्टर को उस कंपनी से ऑफिस क्या करनी पड़ेगी? वेकेट। नेक्स्ट ग्राउंड को एग्जांपल से समझिएगा। एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, एक्स की सब्सिडरी है। एक्स लिमिटेड में एक्स वाई जेड 3 डायरेक्टर हैं और एक्स लिमिटेड के बोर्ड ने डिसाइड किया कि जो हमारे यहाँ जो फाइनेंस CFO रहेगा, जो भी CFO की पोस्ट में रहेगा,
सपोज हमारे यहाँ सीएफओ की पोस्ट में जेड है, डायरेक्टर भी है और सीएफओ भी है, वो सब्सिडरी में डायरेक्टर अपॉइंट होगा। जो भी हमारे यहाँ सीएफओ की पोस्ट में रहेगा वो वाई लिमिटेड में डायरेक्टर बनेगा। तो जेड इस वजह से यहाँ का डायरेक्टर बना है। किस वजह से? बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस, सीएफओ की पोस्ट की वजह से। होल्डिंग कंपनी में उसकी सीएफओ की पोस्ट है, उस वजह से वो सब्सिडरी का डायरेक्टर बना है। अगर ये पोस्ट सीएफओ की पोस्ट खत्म हो जाती, लाइक अब सीएफओ पी को बना दिया गया, तो अब पी यहां का डायरेक्टर बन जाएगा और जेड की ऑफिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वेकेट हो जाएगी, क्योंकि जेड यहां पर डायरेक्टर बना था बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग सीएफओ ऑफिस इन द होल्डिंग कंपनी। अगर सीएफओ की ऑफिस होल्ड खत्म हो गई तो उसकी डायरेक्टरशिप भी सब्सिडरी से क्या हो जाएगी? वेकेट। और अब पी नया डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा वाई लिमिटेड में, क्योंकि अब पी सीएफओ है किस कंपनी का? एक्स लिमिटेड। तो नेक्स्ट राउंड यही है, ही हैविंग बीइंग अपॉइंटेड ए डायरेक्टर, मैं सब्सिडरी में डायरेक्टर बना था बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग, लाइक मैं सीएफओ था या अदर एम्प्लॉयमेंट इन द होल्डिंग में मैं सीएफओ था या सब्सिडरी या एसोसिएट, किसी में भी मैं अगर अदर ऑफिस होल्ड किया था, इस वजह से मैं कंपनी का डायरेक्टर बना था। सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस, अगर वो अदर ऑफिस सीएफओ की ऑफिस खत्म हो जाती तो डायरेक्टरशिप भी मेरी वेकेट हो जाएगी। तो अगर मैं कंपनी में डायरेक्टर बना था बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अदर ऑफिस इन द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, और अगर सच अदर ऑफिस अगर सीजेस हो जाती है तो डायरेक्टरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वेकेट। तो ये ग्राउंड पूरे खत्म हो गए हैं। वेकेशन के एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट ग्राउंड था कि अगर एक डायरेक्टर 164 में डिसक्वालीफाई हो गया तुरंत ऑफिस वेकेट हो जाएगी, लेकिन सब सेक्शन 2 में डिसक्वालीफाई हुआ तो डिफॉल्टिंग कंपनी को छोड़ के बाकी सभी कंपनी में ऑफिस वेकेट होगी। सेकेंड, अगर वो 12th मंथ की ऑल बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट था, सभी बोर्ड मीटिंग्स में एब्सेंट था, 184 में वो कॉन्ट्रावेंशन करता है, नॉट डिस्क्लोज नेचर ऑफ इंटरेस्ट वो डिस्क्लोज नहीं करता 184 में, ये दोनों लगभग सेम ग्राउंड है। नेक्स्ट, कोर्ट ने अगर उसे डिसक्वालीफाई कर दिया, नेक्स्ट इज कि अगर उसने ऑफेंस किया है और उसको मिनिमम 6 मंथ की इंप्रीजमेंट हुई है, लेकिन इन दोनों ग्राउंड में तुरंत वेकेट नहीं होगा, 30 दिन के बाद वेकेट होगा आफ्टर 30 डेज। नेक्स्ट, अगर उसे शेयर होल्डर ने 169 में रिमूव कर दिया है ओआर पास करके, और लास्ट ग्राउंड की अगर वो अदर ऑफिस होल्ड किया था होल्डिंग में सब्सिडरी में एसोसिएट में, अगर अदर ऑफिस सीजेस हो गई तो डायरेक्टरशिप भी कंपनी में वेकेट हो जाएगी। डेट्स ए ग्राउंड फॉर वेकेशन। नेक्स्ट, पेनल्टी दी गई कि अगर एक डायरेक्टर की ऑफिस वेकेट हो गई है फिर भी वो कंटिन्यू डायरेक्टर के रूप में अपने पावर एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब वो ऑफिस वेकेट नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में इम्प्रीजमेंट होगी 1 साल की जेल और फाइन लग सकता है मिनिमम 1 लाख से 5 लाख और बोथ। तो 1 ईयर की इम्प्रीजमेंट और फाइन मिनिमम 1 लाख से 5 लाख और बोथ हो सकता है अगर डायरेक्टर कॉन्ट्रावेंशन करता है। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर एक कंपनी में एक्स लिमिटेड में 3 डायरेक्टर थे एक्स वाई जेड, तीनों की ऑफिस एक साथ वेकेट हो गई। अब एक साथ वेकेट हो गई मतलब कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं रहा और बिना डायरेक्टर के कंपनी में कोई भी अफेयर नहीं हो सकता, कोई भी एक्ट नहीं हो सकते। एक छोटे से छोटा डिसीजन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही लिया जाता है, तो कंपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, कोई काम नहीं कर पाएगी, अनेबल टू एक्ट, कोई भी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए कंपनी को तुरंत डायरेक्टर की जरूरत रहेगी। और तुरंत डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर नॉर्मली डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं। और शेयर होल्डर कहाँ करेंगे? जनरल मीटिंग में। और जनरल मीटिंग कौन कॉल करता है? खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड में कोई है ही नहीं जो जनरल मीटिंग कॉल कर सके। तो ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो डायरेक्टर अपॉइंट होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया गया कि अगर सभी डायरेक्टर एक साथ वेकेट कर जाते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं जिन्होंने कंपनी को प्रमोट किया था वो कंपनी में अब डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। और अगर प्रमोटर भी नहीं रहे
डेथ हो गई है, प्रमोटर नहीं बचे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे और सच डायरेक्टर सेल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, टिल द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। तो अगर सभी डायरेक्टर एक साथ वेकेट हो जाते हैं तो या तो प्रमोटर, और अगर प्रमोटर भी नहीं है तो इन अब्सेंस ऑफ प्रमोटर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल अपॉइंट रिक्विजिट नंबर ऑफ डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर की जरूरत होगी, और उनकी टेन्योर कब तक के लिए रहेगी, जब तक शेयर होल्डर अब नए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर लेते। क्योंकि अब ये डायरेक्टर, प्रमोटर वाले डायरेक्टर आ जाएंगे, अब बोर्ड बन जाएगी, बोर्ड जैसे ही बनेगी, बोर्ड जैसे ही अपॉइंट हो जाएंगे डायरेक्टर, तो अब बोर्ड जनरल मीटिंग बुला सकती है और अब शेयर होल्डर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो वेयर ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेकेट देयर ऑफिस द प्रमोटर, और इन अब्सेंस अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर वो सेल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। एंड लास्ट है जो 164 में भी अपन ने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में बाय आर्टिकल प्रोवाइड एनी अदर एडिशनल ग्राउंड प्रोवाइड कर सकती है। जो अभी अपन ने वेकेशन के ग्राउंड पढ़े ना 7-8 ग्राउंड, उसके अलावा कुछ एडिशनल ग्राउंड भी प्रेस्क्राइब कर सकती है फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। लाइक प्राइवेट कंपनी लिख सकती है कि अगर हमारे डायरेक्टर की एज 55 हो जाती है तो उसे तुरंत ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। अगर हमारे डायरेक्टर की ऑफिस वेकेट हो जाती है तो उसे तुरंत ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। तो ये ग्राउंड हो गया। ये ग्राउंड केवल कौन ऐड कर सकती है, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल के थ्रू। तो प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड फॉर द वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन एडिशन टू सेक्शन 167 में जो ग्राउंड दिया गया है उस ग्राउंड के अलावा कोई अदर ग्राउंड भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, उसके अलावा कोई एडिशनल ग्राउंड भी प्रिस्क्राइब कर सकती है फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट सेक्शन 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। अभी 167 में डायरेक्टर अपनी इच्छा से वेकेट नहीं कर रहा था, लॉ ने बोला कि भैया तुमको ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। अब अपन 168 कर रहे हैं जिसमें यह दिया गया कि डायरेक्टर वॉलेंट्री अपनी इच्छा से कंपनी में रेजिग्नेशन दे सकता है, रिजाइन दे सकता है, कंपनी को छोड़ सकता है। लाइक रीजन क्या होगा रेजिग्नेशन देने का, लाइक उसके पास खुद पर्सनल वर्क आ गया होगा, उसने अपना पर्सनल बिजनेस चालू कर दिया होगा तो वो कंपनी में टाइम नहीं दे पा रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि डायरेक्टर कंपनी में अपना रेजिग्नेशन दे दे। तो जब भी रेजिग्नेशन देना है ना तो डायरेक्टर एक लेटर लिखेगा, कंपनी को एड्रेस करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि भैया मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। डेट भी मेंशन कर देगा किस डेट से वो रिजाइन दे रहा है, आज से, कल से, परसों से, और रीजन भी इस पे मेंशन करेगा, रीजन कि किस रीजन की वजह से वो रेजिग्नेशन देना चाहता है। और जैसे ही कंपनी को नोटिस मिलती है कंपनी 30 डेज के अंदर आरओसी को इंटीमेट करेगी इन द फॉर्म नंबर DIR 12 में। कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म कर देगी कि हमारे इस डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया है DIR 12 में, और कंपनी इस फैक्ट को, जो रेजिग्नेशन के फैक्ट को ना अपने वेबसाइट में भी डिस्प्ले कर देगी, वेबसाइट में जो कंपनी की वेबसाइट होगी। और प्लस जो कंपनी के डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी ना, साल भर की एक रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट में भी ये फैक्ट बताया जाएगा जिससे शेयर होल्डर को अवेयरनेस हो जाए कि इस डायरेक्टर ने इस साल रिजाइन दिया है। प्लस डायरेक्टर में आल्सो, डायरेक्टर चाहे तो खुद चलाकर आरओसी को इन्फॉर्म कर सकता है। बाय फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर DIR 11 में वो आरओसी को इन्फॉर्म कर सकता है कि मैंने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया है। बट डायरेक्टर के लिए कंपलसरी नहीं है फाइल करना, डायरेक्टर के लिए ऑप्शनल है, चाहे तो वो इन्फॉर्म करे या ना करे, बट कंपनी को तो कंपलसरी इन्फॉर्म करना इन द फॉर्म नंबर DIR 12। और अगर डायरेक्टर चूज करता है कि मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए तो डायरेक्टर DIR 11 में 30 डेज, जिस दिन उसने रेजिग्नेशन दिया है उसके 30 दिन के अंदर वो आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा इन द DIR 11 फॉर्म में। अगर वो फॉरेन डायरेक्टर है, फॉरेन में रहता है, तो अब उसको फॉर्म फाइल करने के लिए वो इंडिया तो आएगा नहीं, तो वो क्या करेगा कि इंडिया में किसी CA को, चार्टर अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, या कंपनी सेक्रेटरी को, जो प्रैक्टिसिंग CA हैं, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग CS है,
या किसी एनी अदर इनको अथोराइज कर सकता है, एनी अदर डायरेक्टर को, जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे ना, रेसिडेंट डायरेक्टर को, टू साइन द फॉर्म नंबर 11 एंड फाइल द सेम ऑन हिज बिहाफ इंटीमेटिंग द रीजन ऑफ फॉर हिज रेजिनेशन। तो डायरेक्टर अगर खुद फाइल नहीं कर पा रहा है तो फॉरेन डायरेक्टर है तो वो किसी सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट या किसी रेसिडेंट डायरेक्टर को, जो कंपनी का डायरेक्टर होंगे ना, उनको वो अथोराइज कर सकता है कि भाई तुम मेरे बिहाफ में फाइल कर देना DIR 11 साइन करके और इंटीमेट कर देना आरओसी को रीजन के साथ कि मैंने क्यों रिजाइन दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिनेशन इफेक्टिव कब से होगी मेरी। मैंने कंपनी को आज लेटर लिख दिया, अब कंपनी 30 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म कर देगी, ठीक है, वो तो ठीक है, प्रोसीजर है, लेकिन मेरी रेजिनेशन इफेक्टिव डेट क्या रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाइयों मेरी रेजिनेशन डेट इफेक्टिव होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिनेशन, दो डेट देखना है अपने को। डेट व्हेन लेटर रिसीव बाय कंपनी, मेरा लेटर जिस दिन कंपनी को रिसीव हुआ रेजिनेशन लेटर, और डेट मेंशन इन रेजिनेशन लेटर, जो डेट मैंने मेंशन की है कि किस दिन से मैं रिजाइन दे रहा हूं, वो डेट, विच एवर डेट इज लेटर, दोनों में से जो डेट लेटर होगी उस दिन से मेरी रिजाइन इफेक्टिव मानी जाएगी। द डेट व्हेन द लेटर रिसीव बाय द कंपनी और डेट मेंशन इन द रेजिनेशन लेटर, विच एवर डेट इज लेटर। सपोज मैंने 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को लेटर आज मैं लिख रहा हूं कंपनी को कि मैं रिजाइन देना चाहता हूं और मेरी रिजाइन 10 अक्टूबर से इफेक्टिव मानी जाए, 10 अक्टूबर से मेरी रिजाइन इफेक्टिव मानी जाए। ये मैंने लेटर आज 5 अक्टूबर को लेटर लिखकर कंपनी को दे दिया। कंपनी को लेटर रिसीव होता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को लेटर रिसीव होता है, तो मेरी रेजिनेशन कब से इफेक्टिव होगी, 8 अक्टूबर और 10 अक्टूबर, जो डेट मेंशन है लेटर में, विच एवर डेट इज लेटर, मतलब 10 अक्टूबर। और अगर इसी एग्जाम्पल में अगर कंपनी को मेरा लेटर 8 अक्टूबर को नहीं मिलता है, 12 अक्टूबर को रिसीव होता है कंपनी को मेरा लेटर, तो इस केस में मेरी रेजिनेशन इफेक्टिव होगी 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर और 10 अक्टूबर जो डेट मेंशन है लेटर में, विच एवर डेट इज लेटर, तो 12 अक्टूबर से मेरी रेजिनेशन क्या होगी, इफेक्टिव। तो याद रखिएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिनेशन कब से माना जाएगा, डेट व्हेन द लेटर रिसीव बाय द कंपनी और डेट मेंशन इन द लेटर, विच एवर डेट इज लेटर। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, रेजिनेशन का एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर। मतलब मैंने लेटर दिया कंपनी को, कंपनी के बोर्ड में वो लेटर मिल गया, बोर्ड ने देखा कि हाँ भैया ये डायरेक्टर रिजाइन दे रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड ना अप्रूव करे मेरी रेजिनेशन को, जरूरी नहीं है। मेरा लेटर जैसे ही मिल गया ना कंपनी को, मेरी रेजिनेशन इफेक्टिव हो जाएगी। तो याद रखना, रेजिनेशन लेटर डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस ऑफ द बोर्ड। रेजिनेशन लेटर डज नॉट रिक्वायर द एक्सेप्टेंस ऑफ द बोर्ड। और एक लास्ट प्रोविजन है, तो अभी तक का 168 का प्रोविजन समझ में आया होगा। देखिए पहला प्रोसीजर, जब भी डायरेक्टर एक रिजाइन देना चाहता है, रिटर्न लेटर एड्रेस करेगा कंपनी को रीजन के साथ, प्लस रीजन भी बताएगा क्यों रिजाइन दे रहा है कंपनी को। कंपनी क्या करेगी, पहला तो आरओसी को बता देगी 30 डेज के अंदर, जिस दिन लेटर मिला, कौन से फॉर्म में, DIR 12 में। प्लस कंपनी क्या करेगी, वेबसाइट में उस फैक्ट को डिस्क्लोज कर देगी कि हमारे डायरेक्टर ने रिजाइन दिया है। प्लस कंपनी इसको डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगी, डायरेक्टर रिपोर्ट में, ठीक।
अब डायरेक्टर भी चाहे तो जो रिजाइन दे रहा है ना वो भी इन्फॉर्म कर सकता है आरओसी को कि मैंने रिजाइन दिया है, DIR 11 फाइल करेगा वो, बट ये कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखिए, ऑप्शनल है इसके लिए, विद इन 30 डेज के अंदर। और अगर ये फॉरेन डायरेक्टर है तो वो किसी CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी का जो रेसिडेंट डायरेक्टर है उसको अथोराइज कर सकता है कि भाई तू मेरे बिहाफ में साइन करके फाइल कर दे आरओसी को। और इफेक्टिव डेट क्या रहेगी, रेजिनेशन की जिस दिन लेटर रिसीव हुआ और डेट मेंशन इन द लेटर विच एवर डेट इज लेटर। और एक लास्ट लॉ जो अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं 167 में कि एक कंपनी एक्स लिमिटेड है जिसमें 3 डायरेक्टर हैं ABC मान लीजिए, और तीनों ने एक ही दिन रिजाइन दे दिया, ऑल डायरेक्टर गिव रेजिनेशन। जैसे अभी अपन पढ़ के आए ऑल डायरेक्टर वेकेट ऑफिस एट द सेम टाइम, ऑल डायरेक्टर गिव रेजिनेशन एट द सेम टाइम। तो अब क्या होगा, सेम कॉन्सिक्वेंस, या तो प्रमोटर, और अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल अपॉइंट रिक्विजिस या रिक्वायर नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी एंड सच डायरेक्टर सेल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। तो सेम फैक्ट और सेम रिजल्ट होगा कि अगर सभी डायरेक्टर एक साथ रिजाइन दे जाते हैं तो या तो प्रमोटर, और अगर प्रमोटर भी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करेंगे, और उनकी टेन्योर क्या रहेगी, जब तक नए डायरेक्टर अपॉइंट शेयर होल्डर नहीं कर देते तब तक के लिए वो कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करेंगे। दैट्स इज सेक्शन 168। तो देखिए एक बार 168 को देख लेते हैं फटाफट सीट से। ए डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस by giving notice in writing, the board on receipt of such notice within 30 days intimate to ROC in the form number DIR 12. Also place the fact of such resignation in director report. डायरेक्टर रिपोर्ट में भी उस फैक्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा एंड पोस्ट द इन्फॉर, और वेबसाइट में भी कंपनी इस इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर देगी अपनी वेबसाइट में। डायरेक्टर में वर्ड है, देखिए सेल नहीं है, में आल्सो चाहे तो फॉरवर्ड कर सकता है कॉपी ऑफ रेजिनेशन अलॉन्ग विद डिटेल रीजन ऑफ रेजिनेशन टू द आरओसी इन द फॉर्म नंबर DIR 11 विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिनेशन। इट मे बी नोटेड दैट ए फॉरेन डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस में अथोराइज इन राइटिंग ए प्रैक्टिसिंग CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर रेसिडेंट डायरेक्टर of the company to sign form number DIR 11, file the same on his behalf intimating the reason of his resignation। और नोटिस कब से इफेक्टिव होगी, रेजिनेशन इफेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिनेशन जिस दिन कंपनी को नोटिस रिसीव हुई, और डेट मेंशन इन द लेटर विच एवर डेट इज लेटर, दोनों में से जो डेट लेटर होगी। और एक लास्ट जो नॉर्मल लाइन है कि देखिए मैंने आज रिजाइन दिया है, आज मैं 2 साल हो गया कंपनी के डायरेक्टरशिप होल्ड की, आज मैंने रिजाइन दे दिया, तो पिछले 2 सालों में मेरे से जो भी गलत काम हुए होंगे, ऑफेंस हुए होंगे, उसके लिए तो मैं कंटिन्यू अभी भी लायबल रहूँगा। भले ही मैं आज डायरेक्टर नहीं हूँ कंपनी का, रिजाइन दे दिया हूँ, लेकिन पुराने एक्ट के लिए मेरी लायबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी। तो उसी के बारे में भी दिया है, इट मे बी नोटेड दैट ए डायरेक्टर हु हैज रिजाइन शैल बी लायबल इवन आफ्टर हिज रेजिग्नेशन फॉर द ऑफेंस विच ऑकर ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब अगर वो अपनी टेन्योर के समय, जब तक वो डायरेक्टर रहा उस समय अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए वो कंटिन्यू लायबल रहेगा, भले ही वो रेजिग्नेशन दे दिया है। और लास्ट पैराग्राफ, इफ ऑल द डायरेक्टर रेजिग्नेशन एट द सेम टाइम, तो प्रमोटर या फिर इन एब्सेंस ऑफ प्रमोटर सेंट्रल गवर्नमेंट सेल अपॉइंट द रिक्विजिस नंबर ऑफ डायरेक्टर टू होल्ड द ऑफिस। नेक्स्ट सेक्शन 169, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। ये प्रोविजन सेम प्रोविजन है जो अपन ऑडिटर रिमूवल का लॉ करते हैं कंपनीज ऑडिट टॉपिक में, ऑडिटर टॉपिक में सेक्शन 140 में रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय शेयर होल्डर। सेम कंसेप्ट है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, शेयर होल्डर के पास, तो डायरेक्टर को रिमूव करने का पावर भी किसके पास है, शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर कभी भी किसी भी डायरेक्टर को जर्नल मीटिंग में OR ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके रिमूव कर सकते हैं। जर्नल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके रिमूव कर सकते हैं।
लेकिन एक डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वो कौन सा डायरेक्टर है? अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो गई, फर्स्ट टर्म पहली बार अपॉइंट हुआ, सपोज उसकी टेन्योर थी, लॉ में भी दी गई है अप टू 5 ईयर, तो 5 साल के लिए मैक्सिमम अपॉइंट हो सकता है एक बार। फिर सेकेंड टर्म में वो फिर से उसको हमने रीअपॉइंट कर दिया, अनदर टर्म फिर से सेकेंड बार फिर से 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया। अगर उसको सेकेंड टर्म हमने वापस रीअपॉइंट कर दिया है, पहला टर्म उसका 5 साल खत्म हुआ, उसके बाद सेकेंड टर्म हमने वापस रीअपॉइंट कर दिया 5 साल के, तो अगर हम इस केस में अगर हम उसे रिमूव करना चाहते हैं उसकी टर्म से पहले, अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रीअपॉइंट हो चुका है उसके बाद अगर रिमूव करना है, तो इस केस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही रिमूव किया जा सकता है जनरल मीटिंग। तो ये पूरे कंपनीज एक्ट में एक एक्सेप्शन है जिसमें एक डायरेक्टर को एसआर पास करके ही रिमूव किया जा सकता है, वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो भी कब? जब वो रीअपॉइंट हुआ है उसके बाद अगर रिमूव करना है उसे, अपॉइंटमेंट होने के अगर फर्स्ट टर्म जब अपॉइंट हुआ था उसके बाद अगर रिमूव कर रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म के अंदर रिमूव कर रहे हैं तो ओआर पास करके ही रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर वो रीअपॉइंट हो चुका है और रीअपॉइंटमेंट होने के बाद अगर उसे रिमूव करना है ना, तो जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब कुछ डायरेक्टर को शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। फर्स्ट इज द डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 163। ये एक स्पेशल सेक्शन है जो अभी अपन करेंगे आगे की क्लासेस में, तो वहां पर भी रेफरेंस आएगा 169 का। तो अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट 163 में हुई है, 163 की हेडिंग है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। ये क्या होता है अभी बस आप सेक्शन को याद रखिए, जब 163 डिटेल में जब जाएंगे तो समझ में आएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, अगर 163 में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है ना, तो उस डायरेक्टर को शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते हैं। इफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 163 देन सच डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव बाय द शेयर होल्डर। सेकेंड, अगर डायरेक्टर 242 में अगर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है, अगर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया, क्योंकि कंपनी में ना मिसमैनेजमेंट चल रहा था, फ्रॉड चल रहा था मैनेजमेंट के द्वारा, तो कंपनी ने, ट्रिब्यूनल ने, कोर्ट ने उसे रोकने के लिए नए बंदे अपॉइंट किए, ट्रिब्यूनल ने खुद अपॉइंट किए। तो अगर ट्रिब्यूनल ने अगर अपॉइंट किया है डायरेक्टर 242 में, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, तो इस केस में उस डायरेक्टर को शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। तो इफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242 देन सच डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव बाय द शेयर होल्डर। और थर्ड ना, लॉ में नहीं दिया गया बट एक जनरल कंसेप्ट है कि अगर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हुए, कौन से डायरेक्टर? नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब होता है, अपन ऑलरेडी मैंने उसके कुछ कंसेप्ट आपको बताए थे। नॉमिनी डायरेक्टर मतलब जो कि थर्ड पर्सन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है और बहुत बड़ा लोन अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट का लोन है, तो बैंक ने कंडीशन लगाई है कि हमारा एक ऑफिसर कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होगा और वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, बैंक के इंटरेस्ट को, कि कंपनी बैंक के पैसे का मिस यूज तो नहीं कर रही है, टाइमली रीपेमेंट कर रही है कि नहीं, ये सब चीज़ चेक करना है उसे। तो नॉमिनी डायरेक्टर अगर अपॉइंट हुआ है जो कि बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। अगर लोन एग्रीमेंट में लिखा है, लोन एग्रीमेंट में पहले से लिखा रहेगा कि जब तक लोन रहेगा बैंक का तब तक हमारा एक ऑफिसर रहेगा कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर, तो फिर शेयर होल्डर उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो 3 डायरेक्टर हैं जिसे शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। 163 में अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अब केवल 163 याद रखिए, अगर 163 में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है ना, तो शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। सेकेंड, अगर डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है 242 में, तो शेयर होल्डर उसे रिमूव नहीं कर सकते। और थर्ड इज द, अगर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है और लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो इस केस में उसको शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी डायरेक्टर को शेयर
शेयर होल्डर कि बिना रीजन के, कोई डायरेक्टर की इवन कोई मिस्टेक भी नहीं है, वो बहुत ऑनेस्टली मेहनत से काम कर रहा है कंपनी में, फिर भी शेयर होल्डर को पावर है कि वो किसी भी डायरेक्टर को कभी भी रिमूव कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है रिमूवल की? प्रोसीजर, सबसे पहले कुछ मेंबर लोग स्पेशल नोटिस देंगे। कौन सी नोटिस? स्पेशल नोटिस में प्रपोजल रखेंगे कि हम रिमूव करना चाहते हैं डायरेक्टर। स्पेशल नोटिस के लिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 115 में लॉ दिया गया है, सेक्शन 150। तो सबसे पहले कुछ मेंबर लोग, एक सिंगल मेंबर नहीं देगा, कुछ कितने मेंबर देंगे, लिमिट दी गई है सेक्शन 115। सेक्शन 115 में लिमिट दी गई है कि कितने मेंबर नोटिस देंगे। तो इतने मेंबर नोटिस देंगे जिनके पास 1% ऑफ वोटिंग पावर वाले शेयर हैं, या फिर 5 लाख पेड अप वैल्यू के शेयर हैं। इतने लोग नोटिस देंगे। कितने मेंबर? या तो 1% ऑफ इतने मेंबर, अगर मेरे अकेले के पास 1% वोटिंग पावर वाले शेयर है तो मैं अकेला मेंबर भी नोटिस दे सकता हूं, या 3 मेंबर के पास मिलाकर 1% वाले वोटिंग शेयर मेंबर है, या 5 लाख वैल्यू के शेयर हैं अकेले के पास, या 2 जन 3 जन के पास मिलाकर। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो, विच एवर इज लोअर। इतने मेंबर नोटिस देंगे कंपनी को, स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115। मीटिंग से, जर्नल मीटिंग से 14 दिन पहले, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। और उस नोटिस में वो प्रपोज करेंगे, प्रपोजल, अपना प्रपोजल रखेंगे टू रिटायर द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर। या फिर टू रिटायर एंड अपॉइंट न्यू डायरेक्टर। दोनों में से एक बात लिखेंगे वो, या तो वो बोलेंगे कि हमको मिस्टर एक्स को हटाना है, या वो ये लिखेंगे कि हमको मिस्टर एक्स को हटाना है और उसके बदले में एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, मिस्टर वाई। दोनों में से कोई भी एक प्रपोजल वो लिखकर स्पेशल नोटिस में कंपनी को फॉरवर्ड करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस में, एट रजिस्टर्ड ऑफिस में। कितने दिन पहले नोटिस देंगे? जर्नल मीटिंग के कम से कम 14 दिन पहले, एटलीस्ट 14 डेज। आप 20 दिन पहले दे दो, 1 महीने पहले दे दो, लेकिन कम से कम कितने दिन पहले देना है? 14 डेज बिफोर द मीटिंग। अब कंपनी नोटिस मिलने के बाद उस नोटिस की कॉपी कंसर्न डायरेक्टर को, जिसका रिमूवल करने का प्रपोजल आया है ना, कंसर्न डायरेक्टर, एग्जांपल मिस्टर एक्स को फॉरवर्ड कर देगी कि देखो भाई आपको रिमूव करने का प्रपोजल आया है। प्लस कंपनी उस नोटिस की कॉपी हर मेंबर को भेजेगी, हर मेंबर को, एवरी मेंबर को सर्कुलेट करेगी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग। 7 दिन पहले हर मेंबर को या तो इंडिविजुअली भेज दिया जाएगा या 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर दिया जाएगा। ध्यान से समझते जाइएगा प्रोसीजर, क्योंकि ये प्रोसीजर बस समझने लायक है, समझ लेंगे अपने आप लिख लेंगे। फिर सबसे पहले अगर रिमूव करना है किसी भी डायरेक्टर को तो सबसे पहले मेंबर अपना प्रपोजल रखेंगे बाय गिविंग ए स्पेशल नोटिस टू द कंपनी एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। कितने मेंबर नोटिस देंगे? इतने मेंबर जिनके पास या तो 1% ऑफ वोटिंग पावर वाले शेयर हैं या फिर 5 लाख पेड अप वैल्यू वाले शेयर हैं। ये लिमिट 169 में नहीं दी गई है, ये लिमिट कहां पर दी गई है? 115 में, स्पेशल नोटिस के लॉ में दी गई है। तो इतने मेंबर कम से कम मिनिमम नोटिस देंगे 14 डेज बिफोर, और उसमें 2 में से एक प्रपोजल रखेंगे, या तो हम रिमूव करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को या फिर हम रिमूव के साथ अपॉइंट करना चाहते हैं नए डायरेक्टर। कंपनी नोटिस मिलने के बाद उसकी एक कॉपी इमीडिएटली किसको फॉरवर्ड कर देगी? कंसर्न डायरेक्टर को, जिसका रिमूवल का प्रपोजल आया है। प्लस नोटिस की कॉपी हर मेंबर को सर्कुलेट कर देगी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग, 7 दिन पहले। या तो इंडिविजुअली भेजेगी, लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि टाइम बहुत कम है तो 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर देगी। 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। एक इंग्लिश लैंग्वेज और वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज।
अब डायरेक्टर को नोटिस मिल गई। अब उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि भाई शेयर होल्डर मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, मुझे रिमूव करने वाले हैं, मेरी ऑफिस लॉस होने वाली है, मेरी डायरेक्टरशिप जाने वाली है। तो डायरेक्टर को राइट है अपना रिप्रेजेंटेशन देने का, क्योंकि यहाँ तो केवल कितने मेंबर लोग डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं, मतलब सपोज कंपनी में 100 है तो 20 मेंबर लोग चाहते हैं रिमूव करना, इन्होंने स्पेशल नोटिस दिया 20 मेंबर। तो अभी भी डायरेक्टर को लग रहा है कि हो सकता है बाकी 80 मेंबर मेरे को कंटिन्यू कर सकते हैं अभी भी, तो इसलिए उसको राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन अपने बारे में लिख सकता है कि मैंने आज तक कंपनी में ऑनेस्टली काम किया है, मैंने आज तक कंपनी में पूरी अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, वो अपनी विलिंगनेस शो कर सकता है कि मैं कंपनी में कंटिन्यू रहना चाहता हूं। तो ही हैज ए राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन अबाउट हर, अपने बारे में रिप्रेजेंटेशन देने का राइट रहेगा। और उस रिप्रेजेंटेशन को वो रिक्वायर कर सकता है कि मैं जो रिप्रेजेंटेशन लिख कर दे रहा हूं ना अपने बारे में, वो कंपनी को बोल सकता है कि इसको ना हर मेंबर को भेजा जाए नोटिस के साथ। जो नोटिस कंपनी 7 दिन पहले भेजेगी ना मीटिंग से, उसके साथ में मेरे रिप्रेजेंटेशन को भी, जिससे हर मेंबर मेरी बात सुन सके मैं जो बोलना चाहता हूं। और अगर रिप्रेजेंटेशन लेट मिलता है, मतलब कंपनी को लेट रिसीव होता है, डायरेक्टर ने लेट दिया या फिर कंपनी नहीं भेज पाई, कंपनी डिफॉल्ट कर दी, भूल गई, नहीं भेज पाई, तो डायरेक्टर रिक्वायर कर सकता है कि उस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में रीड किया जाए सबके सामने। सभी शेयर होल्डर जब आएंगे ना तो मेरे रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में क्या किया जाए, रीड किया जाए। लेकिन अगर कोई भी पर्सन अगर उस रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है, जो डायरेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन दिया है ना, वो ना गलत कुछ किसी दूसरे को डिफेम कर रहा है, लाइक वो बोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा है कि मैंने आज तक ऑनेस्टली काम किया, बाकी सभी डायरेक्टर लोग ना फ्रॉड करते हैं, इलीगल काम करते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मेरे अगेंस्ट में, जबकि मैं पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहा हूं, मेरे अगेंस्ट में, मतलब वो दूसरे को क्या कर रहा है, डिफेम कर रहा है। तो दूसरे डायरेक्टर लोगों को ऑब्जेक्शन होगा कि भाई ये हमारे बारे में गलत लिख रहा है। तो कोई भी पर्सन जो एग्रीव है, जो उससे सेटिस्फाई नहीं है उस रिप्रेजेंटेशन से, वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देगा कि भैया ये डायरेक्टर अपने राइट का मिस यूज कर रहा है, जो उसको राइट दिया गया है ना रिप्रेजेंटेशन देने का, वो मिस यूज कर रहा है। तो ट्रिब्यूनल इंक्वायरी करेगी, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगी कि उस रिप्रेजेंटेशन को न ही रीड करने की जरूरत है और न ही मेंबर को भेजने, मतलब सर्कुलेट करने की भी जरूरत नहीं है नोटिस के साथ, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन फाड़ के फेंक दो, उसका कोई यूज नहीं करना है। अगर उसने गलत मैटर के बारे में रिप्रेजेंटेशन लिखा है, डिफेमेटरी, डिफेम कर रहा है, दूसरों को डिफेम कर रहा है, तो इस केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगी कि उस रिप्रेजेंटेशन को न ही रीड करने की जरूरत है और न ही सर्कुलेट करने की। अब मीटिंग की डेट आ गई, मीटिंग में सभी मेंबर आ गए, प्रपोजल रखा जाएगा मीटिंग में, फिर वोटिंग होगी, और अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया तो उस डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर नोटिस में, स्पेशल नोटिस में लिखा था सेकेंड पॉइंट कि हमको अपॉइंट भी करना है, तो उसी मीटिंग में शेयर होल्डर नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करेंगे रिजोल्यूशन पास करके। और अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाता है तो उसे कैजुअल वैकेंसी, क्योंकि एक्स की ऑफिस खत्म हो गई, उसको तो रिमूव कर दिया, उसकी ऑफिस में वैकेंसी आ गई, तो उसे कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा। और उस कैजुअल वैकेंसी को सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 में बोर्ड फिलअप करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर रहेगा कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर थी डायरेक्टर की रिमूवल की। फिर से एक बार, अगर किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके रिमूव कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। शेयर होल्डर को रीजन बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों रिमूव करना चाहते हैं हम, उनको केवल एक सिंपल स्पेशल नोटिस देना है 14 दिन पहले, और फिर नोटिस मिलने के बाद कंपनी उस नोटिस की कॉपी कंसर्न डायरेक्टर को और हर मेंबर को सर्कुलेट कर देगी 7 दिन पहले। और डायरेक्टर को राइट है अपना रिप्रेजेंटेशन देने का, और उस रिप्रेजेंटेशन को डायरेक्टर रिक्वायर करेगा कि उसको नोटिस के साथ, जो नोटिस कंपनी हर मेंबर को भेजेगी ना, उसके साथ मेरे रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भी हर मेंबर को भेजी जाए। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन लेट रिसीव हुआ है या कंपनी का डिफॉल्ट, कंपनी नहीं भेज पाई, तो डायरेक्टर रिक्वायर कर सकता है कि उस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में रीड किया जाए। और अगर कोई भी पर्सन एग्रीव है, उस रिप्रेजेंटेशन से एग्रीव्ड है, तो वो अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल अगर इंक्वायरी करेगी और सेटिस्फाई हो जाती है कि वाकई में डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन
डिफेम करने के लिए कर रहा है, अनसब्सटेंशिएट मैटर के बारे में कर रहा है, गलत मैटर के बारे में, तो ट्रिब्यूनल बोल सकती है कि उस रिप्रेजेंटेशन को ना ही रीड करना है और ना ही सर्कुलेट करना है। और मीटिंग में फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर स्पेशल नोटिस में लिखी थी ना ये बात, सेकंड बात, शेयर होल्डर ने जब प्रपोजल रखा था स्पेशल नोटिस में कि हम नए डायरेक्टर भी इलेक्शन करेंगे, तो उसी मीटिंग में शेयर होल्डर नए डायरेक्टर की इलेक्शन का प्रपोजल मीटिंग में रखेंगे और रिजोल्यूशन अगर पास हो गया तो नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया जाएगा। और अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाता तो इसे क्या माना जाएगा, याद रखिएगा, कैजुअल वैकेंसी। और कैजुअल वैकेंसी अगर हो गई तो फिर बोर्ड फिलअप करेगी, बोर्ड अपॉइंट करेगी कैजुअल वैकेंसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 में। फर्दर एक जनरल कंसेप्ट है कि अगर डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है, सपोज मैंने एक्स को डायरेक्टर अपॉइंट किया था 3 साल के लिए, अब शेयर होल्डर को इसका काम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन ये अपनी तरफ से तो एफर्ट कर रहा है 100%, लेकिन शेयर होल्डर को इनका काम पसंद नहीं आ रहा, तो शेयर होल्डर ने उसको 2 साल के बाद रिमूव कर दिया। यानी इसकी अनएक्सपायर्ड टेन्योर कितनी बची हुई थी, 1 साल। अनएक्सपायर्ड टेन्योर 1 साल बची हुई थी, 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 2 साल उसकी सर्विस कंप्लीट हो गई है, उसके बाद शेयर होल्डर ने उसे रिमूव कर दिया, तो 1 साल बची हुई है उसकी टेन्योर। तो लॉ ना उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डायरेक्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपेंसेशन का लॉ दिया गया है कि डायरेक्टर को, क्योंकि उसकी टेन्योर से पहले उसे रिमूव किया जा रहा है तो उसे कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो ये सेक्शन डायरेक्टर को प्रोहिबिट नहीं करेगा कंपेंसेशन क्लेम करने से। मतलब अगर कोई अदर सेक्शन डायरेक्टर को पावर देता है, राइट देता है टू क्लेम द कंपेंसेशन फ्रॉम द कंपनी फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस, तो इस केस में उसको वो अदर सेक्शन में राइट तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सेक्शन उसके राइट को रोकेगा नहीं। किस चीज के राइट को, कंपेंसेशन क्लेम करने का। किस बात का कंपेंसेशन, फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, दैट्स ए सेक्शन 169। तो फाइनली 169 में कौन से डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते, तो 3 डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते। पहला 163 में अगर अपॉइंटमेंट हुई है, अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट 163 में हुई है तो रिमूव नहीं कर सकते। दूसरा, अगर एनसीएलटी ने अपॉइंट किया है 242 में। और थर्ड, नॉमिनी डायरेक्टर अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया अंडर द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट तो उसे शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। फर्दर, नॉर्मली हर डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है, ओआर, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंट हो गया है फॉर सेकेंड टर्म, उसके बाद अगर हम उसे रिमूव कर रहे हैं तो केवल एसआर पास करना पड़ेगा रिमूवल के लिए, और एक बार अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। रिमूव करने से पहले उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात को सुना जाएगा। फिर प्रोसीजर ऑफ रिमूवल दी गई है। जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, स्पेशल नोटिस लिख लीजिएगा। स्पेशल नोटिस कितने जन देंगे, इतने मेंबर जिनके पास 1% ऑफ वोटिंग पावर वाले शेयर हैं। और 5 lakhs पेड अप वैल्यू शेयर, वन परसेंट ऑफ वोटिंग पावर शेयर और 5 lakhs पेड अप वैल्यू शेयर, विच एवर इज लोअर, इतने मेंबर स्पेशल नोटिस देंगे। कितने दिन पहले, 14 डेज पहले। कंपनी नोटिस मिलने के बाद उसको, उस डायरेक्टर को दे देगी एक कॉपी, और कंपनी नोटिस की कॉपी 7 दिन पहले हर मेंबर को भेज देगी, या तो इंडिविजुअली या 2 न्यूज़पेपर में क्या कर देगी, एडवर्टाइज। डायरेक्टर को राइट है अपना रिप्रेजेंटेशन देने का, एंड रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस रिप्रेजेंटेशन को मेंबर को भेजा जाए। कंपनी इज ड्यूली बाउंड टू डू सो, कंपनी को फिर भेजना पड़ेगा, अनलेस अगर लेट रिसीव हुआ है तो अगर नहीं भेज पाए तो डायरेक्टर रिक्वायर कर सकता है कि उस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में क्या किया जाए, रीड किया जाए।
लेकिन रिप्रेजेंटेशन की कॉपी नहीं भेजी जाएगी और न ही रीड किया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन ट्रिब्यूनल को अप्लाई करता है और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाती है कि डायरेक्टर अपने राइट का जो है मिस यूज कर रहा है टू सिक्योर द नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर, मतलब किसी को डिफेम कर रहा है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, अब कंपनी जनरल मीटिंग में प्रपोजल रखेगी और रिजोल्यूशन पास करेगी। और अगर स्पेशल नोटिस में लिखा था नया डायरेक्टर अपॉइंट करने का, तो उसी मीटिंग में नया डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन उसी डायरेक्टर अगर वैकेंसी नहीं फिलअप हो पाई तो बोर्ड उसे फिलअप करेगी एज ए कैजुअल वैकेंसी। मैंने बताया था जनरल मीटिंग में अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाया तो उसे कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा और बोर्ड फिलअप करेगी। और जो डायरेक्टर रिमूव हुआ है उसको वापस रीअपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसी को रिमूव किया गया, उसको कैसे रीअपॉइंट करेंगे। और जो नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो उसकी टेन्योर क्या रहेगी, जो एक्स को हमने रिमूव किया उसके बदले में हमने वाई को अपॉइंट किया, तो वाई की टेन्योर क्या रहेगी, तो वाई की टेन्योर रहेगी जितनी एक्स की टेन्योर बची हुई थी। लाइक एक्स की टेन्योर अगर 1 साल की बची हुई थी रिमेनिंग, तो वाई जो नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसकी टेन्योर मैक्सिमम कितनी रहेगी, 1 ईयर। तो डायरेक्टर जो नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है सेल होल्ड ऑफिस टिल द रिमूव डायरेक्टर कुड हैव होल्ड ऑफिस हैड नॉट बीन रिमूव। अगर वो रिमूव नहीं होता तो वो कितने दिन ऑफिस होल्ड करता, उतने पीरियड के लिए रखी जाएगी। और ये सेक्शन डायरेक्टर को प्रोहिबिट नहीं करता टू क्लेम द कंपेंसेशन, मतलब अगर कोई दूसरा सेक्शन राइट देता है डायरेक्टर को कंपेंसेशन क्लेम करने के लिए तो ये सेक्शन प्रोहिबिट नहीं करता। तो आज की क्लास में अपन ने 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट कर लिए, 167 वेकेशन, 168 रेजिनेशन एंड 169 रिमूवल। तीनों केस में डायरेक्टर की ऑफिस क्या हो रही है, वेकेट। 167 लॉ वेकेट कर रहा है, 168 खुद अपनी इच्छा से वो रेजिनेशन दे रहा है और 169 शेयर होल्डर उसे बोल रहे हैं कि भाई हमें तुम्हें कंटिन्यू नहीं करना